आज की क्लास में हम ठोस आकृतियों के आयतन एवं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ठोस आकृतियां होती क्या है। तो ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ ही साथ ऊंचाई होती है, ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं ठोस आकृति। जैसे अगर हम कहते हैं घन, तो घन एक ठोस आकृति है। घनाभ, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शंकु, बेलन, गोला, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ ठोस आकृतियां जैसे आप अपने घर में आसपास में देखते हैं, किताबें हैं, कुर्सी है, टेबल है, मतलब उसमें आप क्या देखेंगे, लंबाई है, चौड़ाई है और साथ ही साथ ऊंचाई होती है, तो वो कहलाती है ठोस आकृतियां। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं घन और घनाभ के बारे में। तो घन और घनाभ, तो सबसे पहले हम देखते हैं घन। घन क्या होता है? तो घन जो है एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही आपस में बराबर होती हैं, इसे हम कहते हैं घन। तो घन में आपके पास क्या है, ऐसी ठोस आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होगा, उसे हम कहेंगे घन। इस तरीके से हम उसको प्लेन में बना सकते हैं। अपनी कॉपी में आपको ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से घन को बना सकते हैं। यहाँ पे ये इसकी लंबाई है, यदि लंबाई a है, ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई भी a होगा, और ये उसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई की वैल्यू भी a होती है। तो घन क्या होता है, ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर आपस में बराबर होती है, उसे हम कहते हैं घन। अब इस घन के भाग क्या क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घन में पहला चीज, ये जो कोने के जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम घन का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पर मैं एक घन बनाई हुई हूँ। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये जो है इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो आप क्या देख रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में बराबर है। तो इस तरीके की जो आकृति बनेगी, ये क्या कहलाएगी, ये घन की आकृति है। इस घन में कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट्स जहाँ पे हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स जो है ये कहलाते हैं इसके शीर्ष। तो घन का पहला भाग होता है शीर्ष। शीर्ष का मतलब है जहां पर घन के तीनों ये जो फलक है, ये तीनों मिलते हैं ना, ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये शीर्ष कहलाते हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये ऊपर में 1, 2, 3 और 4 शीर्ष ऊपर है, और नीचे 1, 2, 3 और 4, तो 4 शीर्ष नीचे है। तो इस कारण से हम क्या कहेंगे, घन में शीर्षों की संख्या होती है 8। दूसरा इसका भाग हम लेते हैं फलक। फलक यानी इसके जो तल है, फलक कहें चाहे तल कहें, तो यहाँ पर हम घन में देख रहे हैं कि यहाँ एक सामने आपको तल दिखाई दे रहा है। जैसा तल आपको सामने दिखाई दे रहा है, वैसा ही तल इसके जस्ट पीछे में भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे एक है, यहाँ पे, मतलब इस तरीके से जो 1, 2, 3 और 4 तल हुए, एक ऊपर में तल हो रहा है और एक नीचे में तल हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो घन होता है उस घन में टोटल कितने तल हैं या कितने फलक हैं? तो यहाँ पर आपको 6 फलक दिखाई दे रहा है। 4 जो है इस तरीके से खड़े हुए हैं और एक ऊपर में है और एक नीचे में है। तो यहाँ पे जो फलक होते हैं, फलक की संख्या होती है 6। उसके बाद तीसरा नंबर आता है कोर। कोर यानी क्या होता है, यानी घन के जहां पर 2 फलक एक दूसरे को मिलते हैं और एक लाइन बनता है, उसे हम कहते हैं कोर। अब इसमें एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर एक फलक है, ऊपर एक फलक है, तो ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इसका कोर कहलाएगा। ये लाइन है, ये कोर कहलाएगा। ये एक कोर है, ये एक कोर है। कोर यानी ये जो लाइन आपको कॉर्नर पॉइंट ऐसा लाइन दिखाई दे रहा है जहां पे 2 फलक आपस में मिलते हैं, उसे हम कहते हैं कोर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो घन है, इस घन में टोटल कितने कोर हैं? तो आप देख सकते हैं, जो खड़े वाले कोर है उसको पहले देखेंगे, 1, 2, 3 और 4 खड़े कोर हैं। यहाँ पे इधर देखिए 5, 6, 7, 8, और नीचे तरफ में भी जाए तो 9, 10, 11 और 12। तो टोटल घन में जो कोरों की संख्या होती है वो होती है 12। ये हो गया 12। इस तरीके से आप इसके भागों को ले सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर हम लेते हैं विकर्ण। विकर्ण आपने पढ़ा हुआ है, जब हम आयत पढ़ते थे तो आयत या वर्ग जो भी पढ़ते थे, तो इसमें विकर्ण क्या होता है, ये आमने सामने के शीर्ष को मिलाने से होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं।
तो यहाँ पे हम जब घन के विकर्ण की बात करते हैं तो घन में दो टाइप का विकर्ण होता है, एक तो होता है आकाशीय विकर्ण और दूसरा होता है पृष्ठीय विकर्ण। तो पहला हम ले रहे हैं पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण का मतलब होता है कि घन के जो पृष्ठ है विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण मतलब घन का जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, यहाँ पे एक पहला पृष्ठ हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इस कोने से लेकर के इस कोने को अगर हम मिला देते हैं तो ये एक विकर्ण हुआ। यहाँ से इसको यदि हम मिला देते हैं तो ये दूसरा विकर्ण हुआ। ठीक है, तो एक पृष्ठ में कितने विकर्ण बन रहे हैं? दो विकर्ण बन रहे हैं। वैसे ही हम इधर वाले पृष्ठ में करेंगे तो ये 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ से हम इसको मिलाते हैं, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। यहाँ से हम मिलाते हैं तो ये 7 हुआ और ये 8 हुआ। यानी ये 4 पृष्ठ में हमारे पास टोटल 8 विकर्ण हो चुके। यहाँ पर देखेंगे तो ये 9 और ये 10। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो यहाँ पर हम पृष्ठीय विकर्णों की बात करते हैं तो क्योंकि एक पृष्ठ में आप 2 विकर्ण बना सकते हैं और हमारे पास कितने इसके फलक हैं? फलक है 6, यानी कि 6 गुणा 2, यानी पृष्ठीय विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 12। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो दूसरा विकर्ण है इसको कहा जाता है आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण का मतलब होता है कि आप यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर हम एक घन की आकृति बनाए हुए हैं। इस घन के सामने वाला ये वाला हम क्या ले रहे हैं? शीर्ष। इस शीर्ष के साथ में हम जस्ट इसके ऑपोजिट ये वाला शीर्ष को मिलाएंगे। आप देखिए, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ इसके ऊपर वाला शीर्ष ले रहे हैं तो नीचे तल के जस्ट ऑपोजिट ये वाला शीर्ष लेंगे। तो इन दोनों को मिलाने से आपको एक विकर्ण दिखाई देगा। यहाँ डायग्राम में देखिए तो डायग्राम में अगर आप ये वाला शीर्ष ले रहे हैं तो इसके ऊपर आपको ये वाला शीर्ष लेना पड़ेगा। इसको मिलाएंगे तो आपको एक विकर्ण दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ऊपर से हमने क्या किया? यहाँ से ये एक विकर्ण हुआ, सेकंड वाले से इसको नीचे वाले को लेंगे, दूसरा विकर्ण हुआ। इसमें तीसरा बिंदु से इसके तीसरे बिंदु को लेंगे, तीसरा विकर्ण हुआ। और ऊपर ये चौथा आपके पास शीर्ष दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये 4 विकर्ण हुए। तो टोटल हमारे पास इसके आकाशीय विकर्णों की अगर संख्या कहता है तो ऊपर देखिए 4 पॉइंट है, इसके ऑपोजिट नीचे 4 शीर्षों से आप उसको मिलाएंगे तो इस तरीके से जो आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है ये होती है 4। तो आपके पास ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार पूछता है कि आपको घन में कितने फलक होते हैं, कितने विकर्ण आकाशीय विकर्ण हैं, कितने पृष्ठीय विकर्ण होते हैं, इसके कोर कितने हैं, फलक कितने हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। कॉपी में जब हम घन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये होता है घन। घन में इसमें आप अपनी बुक में देखेंगे आया हुआ है इसमें नेट या जाल। जाल क्या होता है? तो जैसे ये हमने एक घन बनाया हुआ है, ठीक है, तो इस घन को अगर हम इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये जिस पृष्ठ से बना रहेगा, इसके सारे पृष्ठों को यदि ओपन किया जाएगा तो देखिए किस तरीके की आकृति बनेगी। ये यहाँ पर हर एक पृष्ठ जो है वो कैसा है? वर्गाकार है। ये a बाई ए का, यहाँ से ये भी a बाई ए का, a लंबाई a चौड़ाई, यहाँ पर भी a लंबाई a चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? ये जो चारों पृष्ठ आपके ऐसे खड़े हुए हैं ये चारों को हम ओपन करेंगे। फिर एक पृष्ठ ऊपर है और एक पृष्ठ नीचे है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से a बाई ए नीचे कर दें, यहाँ से a बाई ए नीचे कर दें, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है सब कैसा है? a और a है। तो इस तरीके से जो हम इस घन को यदि ओपन करके इस तरीके से हम फैलाते हैं उसके पृष्ठों को तो ये जो आकृति कहलाती है इसे हम कहते हैं जाल। आप इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं। मतलब आप इस तरीके से एक उसको ड्राइंग शीट को काटेंगे। ड्राइंग शीट को काटने के बाद यहाँ से आप इसको मोड़िए और मोड़ने के बाद फिर ये ऊपर वाला जो है वो ऊपर फोल्ड हो जाएगा और इस तरीके से आपको एक घन की आकृति मिलेगी। तो आप घन के बहुत सारे जाल बना सकते हैं अलग अलग टाइप से। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि आप देखिए कितने टाइप के आप इसमें जाल बना सकते हैं। तो इसे कहा जाता है जाल। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो आकृति आने वाली है वो है घनाभ। ये हमने घन के बारे में देखा। अब सेकंड हम देखने वाले हैं कि घनाभ क्या होता है। घनाभ को हम इस तरीके से बनाएंगे। ये भी एक ठोस आकृति है लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
की बराबर नहीं होती, ये अलग अलग होती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये घनाभ है। अपने आसपास आप अगर घनाभ का एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे ईंट है, माचिस की डिबिया है, तो इस तरीके की जो आकृतियां होती हैं वो घनाभ की आकृति है। उसमें आप देखे होंगे उसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, तो वो कौन सी आकृति हो जाएगी? घनाभ। यहाँ पे मैं एक घनाभ बना के रखी हुई हूँ, तो आप इसमें से ये समझ सकते हैं। इसमें क्या है, ये अगर हम इसको लंबाई कहेंगे, ये वाली जो भुजा है वो चौड़ाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगी उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, लंबाई अलग है, लंबाई के नाप, चौड़ाई का नाप अलग है और ऊंचाई का नाप अलग है। तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है, या उसमें से कोई भी दो जो है वो भी अलग होगा, तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? घनाभ। लंबाई को a माने, चौड़ाई को b माने, तो ऊंचाई को आप यदि c मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो इसके भाग है, सेम नंबर इनके वही होते हैं, इसके भी भाग हैं, तो इसके भी शीर्षों की संख्या, क्योंकि ये भी वैसी ही आकृति है, सिर्फ इसकी लंबाई चौड़ाई की लंबाई जो है या उसका मेजरमेंट जो है वो अलग है, बाकी बनी वही आकृति है ना। तो यहाँ पर भी इसके शीर्षों की संख्या 8 होगी, इसमें भी फलक 6 होते हैं, फलकों की संख्या 6 होती है। इसके जो कोर होते हैं, कोर की संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। इसमें भी दो प्रकार के विकर्ण होते हैं, एक तो होता है पृष्ठीय विकर्ण, तो पृष्ठीय विकर्ण जो है वो 12 होता है, और दूसरा होता है आकाशीय विकर्ण, तो आकाशीय विकर्ण की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप घन और घनाभ को बहुत अच्छी तरीके से इसके जो विकर्णों की संख्या है, फलकों की संख्या है, उसको याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करते हैं, घन और घनाभ के आयतन क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। पहले हम लेते हैं घनाभ। तो घनाभ के लिए जो मेन फॉर्मूले हैं हमारे पास, सबसे पहले होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो घनाभ बना है, उस घनाभ के जितने पृष्ठ हैं, जितने फलक हैं, उन फलकों के क्षेत्रफल का योग जो है वो कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने अभी घनाभ जैसे इस तरीके से हम बनाए, हम यहाँ पर एक घनाभ बनाए हुए हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को यदि हम a, b और c कहें, ये घनाभ है। यहाँ पर ये लंबाई को a मानेंगे, चौड़ाई को b मानेंगे और ऊंचाई को c मानेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2ab धन bc धन ce, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा होता है घनाभ के लिए आयतन। आयतन यानी इस घनाभ की धारिता कितनी है, यानी वो कितना स्थान घेरता है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी a b c, ये आयतन हो जाएगा। तीसरा नंबर होता है इसमें विकर्ण। तो अभी हम घनाभ या घन में देखे थे, दो टाइप के विकर्ण होते हैं, एक तो होता है आकाशीय विकर्ण और एक होता है इसका पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, यदि पृष्ठीय विकर्ण पूछता है तो जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट ये वाला पृष्ठ देखते हैं, तो अगर इसमें पृष्ठीय विकर्ण बोलेगा तो ये a है और ये c है, तो इसका पृष्ठीय विकर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो इसका पृष्ठीय विकर्ण हो जाएगा वर्गमूल a वर्ग धन c वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो वैसे पृष्ठीय विकर्ण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। अगर पृष्ठीय विकर्ण पूछता है तो आप ये देखेंगे कि कौन कौन से पृष्ठ जो है उसको बना रहे, कौन कौन सा विमा लंबाई और चौड़ाई बना रहा है उस पृष्ठ को, या लंबाई और ऊंचाई बना रहा है उस पृष्ठ को। तो इसमें अगर पृष्ठीय विकर्ण पूछेगा, जैसे मैं फर्स्ट वाले के लिए बात करूं, तो a और c से ये पृष्ठ तैयार हो रहा है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? वर्गमूल a वर्ग धन c वर्ग। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाले पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ में देखिए, यहाँ पर ये आपको a दिखाई दे रहा है और चौड़ाई जो है p दिखाई दे रहा है, तो इसका पृष्ठीय विकर्ण क्या होगा? लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग और उसका वर्गमूल, पाइथागोरस लगाएंगे, तो इसका ये विकर्ण की लंबाई हो जाएगा वर्गमूल a वर्ग धन b वर्ग। तो इस तरीके से पृष्ठीय विकर्ण को आप निकाल सकते हैं। तो पृष्ठीय विकर्ण में आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, हालांकि वो एग्जाम में नहीं आता है ना। तो पृष्ठीय विकर्ण तीन टाइप के होंगे। एक तो हो सकता है पहला a वर्ग धन b वर्ग हो सकता है, ये a वर्ग धन b वर्ग वाले आपके पास दो विकर्ण मिलेंगे। दूसरा वर्गमूल a वर्ग धन c वर्ग होगा, यदि हम a और c लंबाई वाले विमा उसके फलक को लेते हैं। और तीसरा इसमें हो जाएगा b वर्ग धन c वर्ग।
ठीक है। तो इस तरीके से इसके 2 विकर्ण होते हैं, इसके टोटल 4 विकर्ण होंगे इस टाइप के, इसके 4 विकर्ण होंगे और इसके 4 विकर्ण होंगे। तो टोटल 12 विकर्ण होते हैं, जिसमें वर्गमूल a वर्ग धन b वर्ग लंबाई के 4 विकर्ण होंगे, वर्गमूल a वर्ग धन c वर्ग लंबाई के 4 विकर्ण होते हैं और वर्गमूल b वर्ग धन c वर्ग लंबाई के 4 विकर्ण होते हैं। ठीक है। अभी जो मेन जरूरी होता है, जो एग्जाम में आता है, वो होता है इसका आकाशीय विकर्ण। तो आकाशीय विकर्ण टोटल कितने हैं? आकाशीय विकर्ण 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं और चारों आकाशीय विकर्णों की जो लंबाइयां होती है वो बराबर होती है और उसकी लंबाई होती है वर्गमूल के अंदर a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग। ये आप हमेशा याद रखेंगे, इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो घनाभ में क्या है? घनाभ ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। ऐसी ठोस आकृति को हम घनाभ कहते हैं। घनाभ में टोटल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में टोटल जो है 6 फलक होते हैं। घनाभ में अगर कोरों की संख्या कहेंगे तो ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये कोर होते हैं। तो टोटल कोरों की संख्या 12 होती है। ठीक है। विकर्ण यदि कहेंगे तो घनाभ में 2 टाइप के विकर्ण होते हैं, आकाशीय विकर्ण और पृष्ठीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण की संख्या 4 होती है और पृष्ठीय विकर्णों की संख्या जो है वो 12 होती है। और इसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उस घनाभ को जितने से बनाते हैं उसके जो टोटल फलक होते हैं, फलकों के क्षेत्रफल का योगफल, वो कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है फॉर्मूला? 2ab धन bc धन ca। और आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या जिसको हम कहेंगे a, b और c। यहाँ पर a को लंबाई, b को चौड़ाई और c को ऊंचाई दिया गया है। अब इसी के बेस पे हम देखते हैं कि घन के फॉर्मूले क्या क्या होंगे। तो घन में क्या होता है? घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर होती है, उसे हम कहते हैं घन। यानी घनाभ में जो हम a, b और c लिए थे, यहाँ पर आपको सबको क्या लेना है? a और a लेना है। ठीक। अब इसमें हम लेते हैं पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जा सकता है या संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 2ab धन bc धन c। तो यहाँ पे ये हो जाता है टोटल मिलाकर के 6a की घात 2, क्योंकि यहाँ पर a, b, c तीनों आपस में बराबर होती है। तो a गुणा a गुणा a गुणा a, तो a वर्ग धन a वर्ग धन a वर्ग। ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो ये 3a का वर्ग हो जाता है और ये सामने में 2 का मल्टीप्लाई है। तो टोटल आप इसको बस ऐसा ही याद रखिए कि यदि घन है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a की घात 2 होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है आयतन। तो आयतन जब हम घनाभ का देखे थे तो घनाभ का आयतन क्या था? a, b, c। अब इसमें b, c तो है नहीं, सब क्या है? a। तो इन तीनों को यदि हम गुणा करेंगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? a की घात 3। अब इसमें भी हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण है तीसरा नंबर विकर्ण। तो विकर्ण भी इसमें 2 टाइप के होंगे। एक तो होता है पृष्ठीय विकर्ण। तो इसके जो पृष्ठीय विकर्ण है, तो आपने क्या देखा? जो घन के पृष्ठ है, सभी पृष्ठ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है ना। तो टोटल एक ही नाप का पृष्ठीय विकर्ण होगा। तो अब देखिए, जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक के विकर्ण की लंबाई चाहिए, ये क्या है? a है। ये कितना है? a है। और ये उसके लिए कर्ण का काम करेगा, यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आधार a है और लंब a है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कर्ण की वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग का वर्गमूल। तो यहाँ पर पृष्ठीय विकर्ण का मान हो जाएगा a वर्गमूल 2। ठीक है। और टोटल इस लंबाई के आपके पास टोटल पूरे 12 पृष्ठीय विकर्ण बनते हैं, क्योंकि टोटल 6 पृष्ठ है। हर पृष्ठ में 2 विकर्ण बनेगा, तो कितने विकर्ण बनेंगे? टोटल 12 विकर्ण। और हर विकर्ण की लंबाई जो है वो a वर्गमूल 2 रहेगा। ओके। उसके बाद सेकेंड टाइप का विकर्ण होता है आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण यानी यहाँ के एक जो शीर्ष है उससे हम उसके ऑपोजिट साइड में नीचे के शीर्ष को मिलाते हैं। तो टोटल ऊपर 4 शीर्ष है, तो 4 आकाशीय विकर्ण बनते हैं। तो आकाशीय विकर्ण देखिए, जब हम घनाभ का आकाशीय विकर्ण लिए थे तो a² प्लस b² प्लस c² का अंडर रूट लिए थे। तो घन का आकाशीय विकर्ण लिया जाएगा तो वर्गमूल के अंदर a वर्ग धन a वर्ग धन a वर्ग, यानी कितना हुआ? 3a का वर्ग।
तो आकाशीय विकर्ण की वैल्यू होता है a वर्गमूल 3। और टोटल कितने आकाशीय विकर्ण होते हैं? 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आकाशीय विकर्ण, यहाँ पे इसका नंबर लिख देती हूँ, टोटल इसके 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। तो इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, घन और घनाभ। यदि आप घनाभ का याद रख लेते हैं तो आप घन के फॉर्मूले को यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं, एक घनाभ है 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए घनाभ किस तरीके से, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दी गई है। ये इस तरीके से घनाभ बनाते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि 8 मीटर लंबा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 8 मीटर है। ये चौड़ा कितना है? 4 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई जो है वो 2 मीटर है। तो हमें क्या क्या चीज दिया है? हमें घनाभ की लंबाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है लंबाई a बराबर 8 मीटर और चौड़ाई b बराबर 4 मीटर, ऊंचाई c बराबर 2 मीटर। हमें क्या कहता है? सभी प्रकार के विकर्णों को ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने क्या देखा कि घनाभ में 2 टाइप के विकर्ण होते हैं, एक तो आकाशीय विकर्ण होता है और एक होता है पृष्ठीय विकर्ण। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं आकाशीय विकर्ण। तो आकाशीय विकर्ण में आप ध्यान रखेंगे कि जो आकाशीय विकर्ण होते हैं टोटल वो 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। ठीक है, और चारों आकाशीय विकर्णों की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, सभी एक समान लंबाई के होते हैं। आकाशीय विकर्ण का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस c²। वैल्यू रखते हैं √a² यानी 8 की घात 2, फिर 4 की घात 2, फिर 2 की घात 2, यानी ये हो जाएगा वर्गमूल 8 × 64, 4 चौक 16, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 16 और 4 20 और 64 वर्गमूल 84। तो 84 का वर्गमूल निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणा 2 दूनी 4। इसका इस तरीके से आपको वर्गमूल निकाल लीजिए। 84 है तो 2 से ये 42 बार जाएगा, फिर 2 से 21 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इस 2 की जोड़ी बन गई तो ये बाहर निकल जाएगा और 7 या 21 ये वर्गमूल के अंदर रहेगा। तो इतना मीटर जो है इसका आकाशीय विकर्ण है। और टोटल 2 वर्गमूल 21 मीटर के कितने आकाशीय विकर्ण है? 4 आकाशीय विकर्ण। अब उसके बाद हम देखते हैं पृष्ठीय विकर्ण। तो पृष्ठीय विकर्ण जो है टोटल 12 पृष्ठीय विकर्ण होते हैं, जिसमें से जो पहला टाइप का पृष्ठीय विकर्ण होगा, पहला पृष्ठीय विकर्ण कितना है? 4 होगा। तो इसको डायग्राम से फिर एक बार समझते हैं, आपको मैं इसमें समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम पृष्ठीय विकर्ण कहते हैं, ये अगर A है और ये यदि B है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई और इस पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ये बराबर होगी। और ये A है और ये B है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्गमूल a वर्ग धन b वर्ग। ये जिस लंबाई का होगा जस्ट इसके पीछे वाला जो साइड है, पीछे वाला साइड मतलब इधर वाला साइड, तो इसमें भी वही लंबाई के आपको 2 पृष्ठीय विकर्ण मिलेंगे। यहाँ एक पृष्ठीय विकर्ण मिलेगा और यहाँ एक पृष्ठीय विकर्ण मिलेगा, यानी कि वर्गमूल a वर्ग धन b वर्ग लंबाई के आपको टोटल 4 पृष्ठीय विकर्ण मिल रहे हैं। तो पृष्ठीय विकर्ण पहला 4 होगा, ये इसका मान कितना होगा? वर्गमूल के अंदर a वर्ग धन b वर्ग। वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगा वर्गमूल के अंदर a का मान है 8, तो 8 की घात 2 और b का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 की घात 2, यानी वर्गमूल के अंदर 8 × 64, 4 चौक 16, यानी कितना हो गया? वर्गमूल 80। ठीक है, तो वर्गमूल 80 मीटर लंबाई का कितना पृष्ठीय विकर्ण है? 4 पृष्ठीय विकर्ण। फिर दूसरा पृष्ठीय विकर्ण निकालते हैं। तो दूसरा पृष्ठीय विकर्ण जो है ये भी 4 होगा। कौन कौन से 4 होंगे देखते हैं। यहाँ पर हम ये वाली लंबाई को लें, तो ये लंबाई तो a है, ये हमने b मान लिया था, तो ये उसकी ऊंचाई है, तो ये c है, ये कितना है? a है, तो a और ये c, तो ये पृष्ठीय विकर्ण इसका मान कितना होगा? वर्गमूल a वर्ग धन c वर्ग। ठीक है, ये जिस लंबाई का होगा उतनी ही लंबाई का ये भी होगा, तो ये कितना होगा? वर्गमूल a वर्ग धन c वर्ग।
यहाँ पर जिस लंबाई के दो पृष्ठीय विकर्ण मिल रहे हैं, जस्ट इसके पीछे तरफ वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ठीक है। तो इस साइड में भी आपको दो पृष्ठीय विकर्ण मिलेंगे और सेम लंबाई के मिलेंगे। तो उसका जो लंबाई है वो कितना होगा, वर्गमूल a वर्ग धन c वर्ग। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा वर्गमूल के अंदर a वर्ग मतलब कि 8 की घात 2 और c वर्ग यानी कि 2 की घात 2। तो ये हो गया वर्गमूल 64 धन 4 यानी कि वर्गमूल 68। तो वर्गमूल 68 मीटर के टोटल कितने पृष्ठीय विकर्ण मिलेंगे, 4 पृष्ठीय विकर्ण। अब हम तीसरा टाइप का पृष्ठीय विकर्ण निकालते हैं। तीसरा टाइप के भी जो पृष्ठीय विकर्ण है उनकी संख्या भी 4 होने वाली है। कौन सा है, ये यहाँ पे चौड़ाई b था, ऊंचाई c था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक विकर्ण मिलेगा और ये दूसरा विकर्ण मिलेगा, टोटल 2 विकर्ण इस साइड में मिले। और इसके जस्ट पीछे साइड वाला जो फलक है हमारा, यहाँ पर भी हमको 2 विकर्ण मिलेंगे, ये एक विकर्ण मिलेगा और ये दूसरा विकर्ण मिलेगा। तो टोटल एक ही लंबाई के आपके पास 4 विकर्ण मिलेंगे। ये हमने इसको कितना माना है, b, चौड़ाई और ऊंचाई कितना माने हैं, c। तो इसके विकर्ण कितना होगा, वर्गमूल के अंदर b वर्ग धन c वर्ग। तो यहाँ वर्गमूल b वर्ग धन c वर्ग, इस लंबाई के टोटल 4 विकर्ण मिलेंगे। वैल्यू रख देते हैं, वर्गमूल में b का मान दिया है 4, तो 4 की घात 2 धन c का मान दिया है 2 यानी कि 2 की घात 2। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 16 धन 4 यानी कि वर्गमूल 20, ठीक है। तो वर्गमूल 20 मीटर लंबाई के 4 विकर्ण है, वर्गमूल 68 मीटर लंबाई के 4 विकर्ण है और वर्गमूल 80 मीटर लंबाई के 4 विकर्ण है। तो ये टोटल 12 विकर्ण जो है वो क्या है, पृष्ठीय विकर्ण है। और आकाशीय विकर्ण क्या है, आकाशीय विकर्ण की लंबाई है 2 वर्गमूल 21। आकाशीय विकर्ण यानी क्या है, जैसे इसका ऊपर का शीर्ष को लेंगे तो इसके नीचे ये वाला शीर्ष को लेना है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आकाशीय विकर्ण होगी। यहाँ से ये सेकंड वाले को लेंगे तो इसके सेकंड वाले को, तो इसके अंदर से जो रेखा जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण। तो टोटल 4 आकाशीय विकर्ण जिनकी लंबाई 2 वर्गमूल 21 मीटर होगी। यहाँ क्वेश्चन दिया है, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 वर्गमूल 3 मीटर है और उसका आकाशीय विकर्ण क्या होगा। एक घन दिया है, घन को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। घन यानी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है उसे हम कहते हैं घन। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना बोल करके उसे बोला जाता है भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि घन की भुजा जिसको कि a लिखेंगे, इसका मान हमें दिया हुआ है 12 वर्गमूल 3 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें इसमें विकर्ण की लंबाई, पृष्ठीय विकर्ण निकालना है। तो पृष्ठीय विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा a वर्गमूल 2। वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू है 12 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 यानी कि हो जाएगा 12 वर्गमूल 6 मीटर। तो पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई है 12 वर्गमूल 6 मीटर। और टोटल हमारे पास कितने पृष्ठीय विकर्ण होते हैं, तो घन में भी टोटल, क्योंकि 6 पृष्ठ है यानी कि हर पृष्ठ में 2 विकर्ण होंगे, तो टोटल पृष्ठीय विकर्णों की संख्या 12 होती है। और हर एक पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई बराबर रहेगी और उसकी लंबाई कितनी होगी, 12 वर्गमूल 6 मीटर। उसके बाद में आपको निकालना है आकाशीय विकर्ण। तो आकाशीय विकर्ण का फॉर्मूला होता है a वर्गमूल 3, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कितना दिया है 12 वर्गमूल 3 और यहाँ पर वर्गमूल 3 और है तो वर्गमूल 3 और लगा देते हैं। तो ये हो गया 12 गुणा वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा पूरा 3 हो जाएगा, तो 12 तिया 36 मीटर। तो इस तरीके से आकाशीय विकर्ण की वैल्यू 36 मीटर है और पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई जो है वो 12 वर्गमूल 6 मीटर होगा। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है, उस बड़े से बड़े खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो कमरे की आकृति कैसी है, कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है। तो इस तरीके से अगर आप कमरे को सोचेंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उस कैसे हैं, अलग अलग है, तो इस कारण से जो कमरा है वो कौन सी आकृति का होगा, घनाभ की आकृति का होगा।
अब हमें कहता है कि इस घनाभ की आकृति के कमरे में आपको एक लंबे से लंबा, कितना लंबा आप डंडा रख सकते हैं, जो क्या होगा, इसकी लंबाई, अगर कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई भी 10 मीटर है, ऊंचाई भी 5 मीटर, ऊंचाई जो है उसकी 5 मीटर है, तो उस बड़े से बड़े खंबे की लंबाई को आपको बताना है जो इसके अंदर आ सकता है। तो जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो आप कमरे में जो उसका आकाशीय विकर्ण होता है, तो आकाशीय विकर्ण जो है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें कहता है, पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में कि दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें दिया है लंबाई, लंबाई की वैल्यू दिया है a, लिखते हैं लंबाई a बराबर 10 मीटर, फिर दिया है चौड़ाई, चौड़ाई b का मान दिया है 10 मीटर, और दिया है ऊंचाई, ऊंचाई c का मान दिया है 5 मीटर। हमें क्या कहता है क्वेश्चन, बड़े से बड़े खंबे की लंबाई याद करना है। तो हम लिखेंगे बड़े से बड़े खंबे की लंबाई। तो इसकी जो लंबाई होती है वो होता है, सबसे बड़ी जो लंबाई है वो होता है आकाशीय विकर्ण की, ठीक है। तो आकाशीय विकर्ण, तो आकाशीय विकर्ण की वैल्यू निकालते हैं। आकाशीय विकर्ण यानी घनाभ का आकाशीय विकर्ण, घनाभ के आकाशीय विकर्ण का फॉर्मूला होता है वर्गमूल के अंदर a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग। वैल्यू रखिए, वर्गमूल के अंदर a का मान दिया है 10, तो ये होगा 10 का वर्ग, b का मान भी दिया है 10, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, और c का मान दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। सॉल्व करते हैं, 10 की घात 2 यानी 10 दहम 100, यहाँ पर भी 10 की घात 2 यानी 10 दहम 100, 5 की घात 2 यानी 5 पंचे 25, कितना हो गया ये 225। 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 225 यानी 25 25 सॉरी 15 15 225, तो ये हो जा रहा है 15। तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई 15 मीटर आया। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, अतः बड़े से बड़े खंबे की लंबाई 15 मीटर है जिसे कमरे में रखा जा सकता है। इस तरीके से आपको आंसर को भी पूरे सेंटेंस बना के लिखना होगा।